एक समय की बात है। किशनपुर गांव में पूनम अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पिता खेती करते थे। पूनम बहुत ही शांत और एक नेक दिल की लड़की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत ही काली थी। लोग उसके कालेपन का बहुत मजाक बनाते थे। पूनम बेटा, जा बाजार जा और कुछ सब्जियां ले आ। घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। तू अपने पसंद की कुछ सब्जियां ले आ। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, आप बाजार जाओ। जाओ बेटा, बाहर जाओ। बाहर भी घूमना फिरना चाहिए। तुम कब तक ऐसे घर में छुप कर रहोगी? मम्मी, आपको पता है ना, सब मेरे कालेपन पर बहुत हंसते हैं। सब मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा, इंसान का मन साफ होना चाहिए, सूरत नहीं। कमला के बार बार कहने पर पूनम बाजार चली जाती है। तभी कुछ लड़के पूनम को देखकर कहते हैं, अरे रवि, देखो जरा, काला बैगन चलकर आ रहा है। काला बैगन? वो कब से चलता है? अरे देखो तो जरा। अरे हाँ, ये तो सच में ही काला बैगन चलकर आ रहा है। पूनम उनकी बात पर ध्यान न देकर सब्जियां लेकर अपने घर वापस आती है। एक दिन पूनम की सहेली दिव्या उसे खेलने के लिए बुलाती है, पर पूनम उसे मना कर देती है। दिव्या के बार बार कहने पर वो उसके साथ खेलने चली जाती है, लेकिन तभी दिव्या की सहेलियां पूनम और दिव्या को चिढ़ाने लगती हैं। अरे दिव्या, इस काले कौवे को अपने साथ क्यों लेकर आई है? चुप रहो, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। लेकिन वो लड़कियां कहाँ सुनने वाली थीं? वो उसका फिर भी मजाक उड़ाती हैं। फिर से सभी उसे कौवा कहकर चिढ़ाने लगती हैं, जिससे नाराज होकर पूनम वहाँ से भाग जाती है। फिर पूनम रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो देखती है, अरे इतनी सुंदर चिड़िया, मैंने तो आज से पहले इतनी सुंदर चिड़िया कभी भी नहीं देखी। बेचारी झाड़ियों में फंस गई है, मैं इसकी मदद कर देती हूँ। पूनम बड़े ही आराम से उस चिड़िया को उन झाड़ियों में से निकाल देती है। झाड़ियों में से निकलते ही वो चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर पूनम बहुत हैरान हो जाती है। अरे पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं हर रोज की तरह पृथ्वी लोक की सैर कर रही थी। तभी मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे परीलोक का एक नियम है, हम किसी भी लालची और बुरे लोगों की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी चिड़िया बनकर परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुई। अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बादलों में ले चलती हूँ, मेरे सोने और चांदी के घर में। ऐसा कहकर परी पूनम को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर एक तरफ सोने का और दूसरी तरफ चांदी का घर था। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूनम को एक सोने की जादुई क्रीम दी। फिर परी अपने जादू से पूनम को उसके घर वापस भेज देती है। फिर पूनम उस जादुई सोने की क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। उस सोने की क्रीम को अपने चेहरे पर लगाते ही वो बिल्कुल एक परी की तरह सुंदर हो जाती है। पूनम अपने बदले हुए रूप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। पूनम का बदला हुआ रूप देखकर उसकी माँ भी बिल्कुल चौंक जाती है। फिर पूनम वो सारी बात अपनी माँ को बताती है और पूनम हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले पटना के किसी गांव में सिमरन नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन के माता पिता जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी दोनों लौट कर नहीं आते। ये देखकर सिमरन को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है।
देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन से जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद सिमरन रात के अंधेरे में हिम्मत करके जंगल में पहुंच जाती है और चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप लोग? माँ, पिताजी। इस तरह सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी एक बुरे जादूगर की नजर सिमरन पर पड़ती है। मुझे काफी दिनों से अपने घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। ये लड़की मेरी नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं अभी इसे पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। उसके बाद वो जादूगर सिमरन के सामने पहुंच जाता है। जादूगर का डरावना और भयानक रूप देखकर सिमरन घबराकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जादूगर अपने जादू से एक जादुई रस्सी लाकर उसे सिमरन के ऊपर फेंक देता है और वो जादुई रस्सी सिमरन को पूरी तरह जकड़कर जादूगर के पास ले आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर मेरे सारे काम करेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने माता पिता को यहाँ ढूंढने आई हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल अब मेरे साथ। उसके बाद वो दुष्ट जादूगर जबरदस्ती सिमरन को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन से जादूगर सिमरन से अपने घर के सारे काम करवाने लगता है। बेचारी सिमरन बुरी तरह से थक जाती थी, लेकिन फिर भी उस जादूगर को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वो सिमरन की डंडे से पिटाई करने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर सिमरन वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी जादूगर की पालतू बिल्ली सिमरन को भागते हुए देख लेती है और फौरन जादूगर को उसके बारे में बता देती है। उसके बाद जादूगर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर सिमरन का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर वापस अपने घर ले आता है। लगता है मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रुक, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तू यहाँ से भागने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकालकर सिमरन के दोनों पैरों में खास तरह की जादुई बेड़ियां पहना देता है। अब तू चाहे यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी जादुई बेड़ियां तुझे वापस मेरे पास ही लेकर आ जाएंगी। इस तरह से सिमरन पूरी तरह से उस जादूगर के कब्जे में आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन लड़की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर रोज ढेर सारी जादुई चिड़िया आती हैं। तो जल्दी से जा और ढेर सारी चिड़ियों को पकड़कर यहाँ ले आ। उसके बाद मैं मजे से उन चिड़ियों पर मसाले लगाकर खाऊंगा। नहीं नहीं जादूगर जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कहीं वहाँ पर कोई जंगली जानवर हुआ तो वो तो मुझे मारकर खा जाएगा। ये ड्रामे करना बंद कर और जल्दी से जाकर उन चिड़ियों को पकड़ कर ला, वरना आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इतना कहकर वो जादूगर सिमरन के हाथ में धनुष बाण पकड़ा देता है। उसके बाद सिमरन चिड़ियों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के पास खड़ा एक चीता सिमरन पर हमला करने लगता है। सिमरन अपनी जान बचाने के लिए उस चीते पर तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन तीरों का चीते पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सिमरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सिमरन की ये हालत देखकर वो चीता मुस्कुराने लगता है। अरे
कोई बचाओ मुझे, बचाओ, ये चीता मुझे खा जाएगा, बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही वो चीता सिमरन को मारकर खाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी वहाँ अचानक से नटखट परी आ जाती है। नटखट परी फौरन से अपनी जादुई छड़ी से भयानक आग निकालकर उस चीते को उससे डराने लगती है, जिस वजह से वो चीता घबराकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। सिमरन के दोनों पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां देखकर नटखट परी को उस पर बहुत तरस आता है। फिर नटखट परी के पूछने पर सिमरन उसे उस बुरे जादूगर के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर के अत्याचारों के बारे में सुनकर नटखट परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपने पास से एक जादुई हीरा निकालकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद उस हीरे में से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते आसपास मौजूद घास हवा में उड़कर आपस में जुड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेती है। सुनो सिमरन, ये जादुई घास का घर है। ये घास का घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इस घास के घर के रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और उस दुष्ट जादूगर से अपना हिसाब बराबर करो। इतना कहकर नटखट परी सिमरन के दोनों पैरों में से वो बेड़ियां गायब कर देती हैं। उसके बाद सिमरन उस घास के घर के अंदर चली जाती है और उस घर को जादूगर के पास चलने के लिए कहती है। सिमरन के इतना कहने पर वो जादुई घास का घर हवा में उड़ते हुए दुष्ट जादूगर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सिमरन घर से बाहर आकर उस जादूगर के सामने खड़ी हो जाती है। सुनो जादुई घास के घर, इस बुरे जादूगर ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। इसे इसी वक्त सबक सिखाओ। सिमरन के इतना कहते ही उस जादुई घास के घर के अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकलकर जादूगर पर हमला कर देती है। जादूगर को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। फिर देखते ही देखते वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर के दोनों पैर काट देती है। नहीं नहीं, बस करो सिमरन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू एक जालिम जादूगर है, तुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगले ही पल वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह उस जादूगर का किस्सा खत्म हो जाता है। मैंने इस बुरे जादूगर का खात्मा कर दिया है। कहो, अब मैं तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी करूं? हाँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ वहाँ से दूर एक आइलैंड पर पहुँच जाता है। तभी सिमरन को वहाँ अपने माता पिता दिखाई देते हैं। उन्हें देख सिमरन बहुत खुश होती है। फिर वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद सिमरन के माता पिता उसे बताते हैं कि जंगल में लकड़ियाँ काटते समय एक विशाल चील उन दोनों को पकड़कर इस आइलैंड पर ले आई थी। फिर सिमरन अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ सिमरन के गांव पहुंच जाता है। इस तरह फिर से सिमरन अपने माता पिता को पाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें अनु अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। अनु के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से अनु की नानी ने उसका पालन पोषण किया। अनु की नानी बूढ़ी होने के बावजूद भी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था।
माँ बाप की परवरिश न होने के कारण अनु घर में रहकर आलसी और नाकारा बन चुकी थी। अनु पूरे 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। उसकी नानी बाहर का काम खत्म करके घर का काम भी खुद ही किया करती थी। अनु बेटी, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं यूं ही काम करते रहूंगी? तुम सारा दिन बस गेम खेलते रहती हो। यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं सोचती कि नानी बाहर काम करने गई है तो मैं घर का ही काम कर लूं। बेटी, अब मुझसे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढती बेटा? उफ नानी, मैंने आपको बताया तो था कि बाहर अभी काम नहीं चल रहा है। अगर काम चलेगा तो वो लोग मुझे खुद ही बुला लेंगे। अरे नाकारा लड़की, तुझे कोई काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाएगा। काम तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। और मैंने तुझे जो कल बोला था सेठ के यहाँ चली जाना, तो तू क्यों नहीं गई बेटा? अच्छा ठीक है नानी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे गेम खेलना है। अनु के दिन यूं ही बीत रहे थे और अनु की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो ना काम करना चाहती थी और ना ही अपनी नानी की बात माना करती थी और सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमा करती थी। और जब उसे भूख लगती तो वो घर पर आकर खाना खा लिया करती। और फिर एक दिन अनु की बचपन की सहेली स्वरा उससे मिलने के लिए आती है। प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप? और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटी, बस जैसे तैसे जी रही हूँ। अरे स्वरा, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस मैं शहर जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, तो सोचा कि तुम लोगों से भी मिलती चलूं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आखिर कब तक तुम्हारी बूढ़ी नानी यूं ही काम करती रहेंगी? तो तुम चलोगी ना मेरे साथ इंटरव्यू देने? अरे स्वरा बेटा, ये कहाँ अपने मुंह से बोलेगी? तुम अपने साथ इसे ले जाओ। हो सकता है तुम्हारे साथ ये भी काम करने लग जाए। फिर स्वरा अनु को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। फिर दोनों सहेलियाँ इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हैं। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में अनु को भूख लग जाती है और अनु बोलती है, अरे यार, तू इतनी देर से साइकिल चला रही है, चलना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और पेट पूजा भी। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे अभी तो हमें घर से निकले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और तुम्हें भूख लग गई। वैसे भी तुम खाना तो खाकर ही आई थी ना। चलो वैसे कोई बात नहीं, मैं आलू के पराठे लेकर आई हूँ। चलो दोनों मिलकर खाते हैं, ठीक है? और फिर दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाती हैं। खाना खाते समय अनु की नजर एक आसमान की ओर जा रही सीढ़ी पर जाती है। तभी अनु बोलती है, अरे स्वरा, देख ये सीढ़ी कितनी ऊपर जा रही है। मुझे तो लगता है ऊपर कोई न कोई कीमती चीज है। हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं अनु, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या पता ऊपर कोई खतरा हो और हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से। तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। मुझे तो लगता है ऊपर कोई अच्छी सी चीज होगी। मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो यहीं पर मरो। इतना कहकर अनु सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाती है। अनु को जाता हुआ देखकर स्वरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों सहेलियां सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बादलों में पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें सोने और चांदी के दो जादुई घर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चौंक जाती हैं। तभी अनु बोलती है, देखा स्वरा, मैंने तो पहले ही कहा था ऊपर कोई अच्छी सी चीज मिलेगी
और यहाँ तो सोने और चांदी के घर मिल गए। अब तो हमें इंटरव्यू देने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। हाँ। कि तभी सोने के घर से एक आवाज आई। हाँ अनु, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों जादुई घर हैं। तुम मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिलेगा और तुम्हारी हर जरूरत की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। फिर दूसरा चांदी का घर बोलता है, नहीं अनु, तुम मेरे घर में आ जाओ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ज्यादा बीमार है और वो काफी दिनों से किसी के आने का इंतजार कर रही है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी और वो ठीक हो गई तो तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। मैंने तो अपनी दादी की भी कभी बात नहीं मानी और उस बुढ़िया की मैं सेवा करूं। चलो कर भी देती हूँ, लेकिन वो बुढ़िया अगर ठीक नहीं हुई और वो मर गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे घर में आऊंगी। और फिर अनु अपनी लालच में आकर सोने के घर में चली जाती है। अब वहाँ खड़ी स्वरा ये फैसला करती है कि वो चांदी के घर में जाकर बूढ़ी अम्मा की सेवा करेगी। और फिर स्वरा चांदी के घर में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी बूढ़ी अम्मा नहीं थी, बल्कि वहाँ पर सोने और हीरो का ढेर लगा हुआ था। इतने सारे सोने और हीरे देखकर स्वरा हैरान हो जाती है। तभी चांदी के घर ने बोला, स्वरा, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो। तुमने सोने के घर में ना जाकर यहाँ पर आने की सोची, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसलिए चांदी का घर और इसमें रखा सोना और हीरा, ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। और फिर स्वरा उसमें रखा सोना, हीरा और चांदी के घर के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ अनु सोने के घर में गई थी तो उसे वहाँ पर हर ऐशो आराम मिलता है। सोने के घर में अनु बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद अनु सोने के घर में बोर हो गई और अपने घर आने की सोचने लगी। लेकिन जैसे ही अनु दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अरे, मुझे अपने घर जाना है, ये दरवाजा खोलो। क्यों? अब तुम्हें क्यों जाना है? तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिल तो रहा है और तुम ऐसा ही चाहती थी ना। अब तुम हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी हूँ। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। तुम अब बोर हो या खुश हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, समझी? और इस तरह से सोने का घर अनु की एक भी नहीं मानता और न चाहते हुए भी अनु को उस सोने के घर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।